आखिरकार कैसे गोटी फिट किया आपने। आप जिनकी जगह पे आए हैं उनके तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ऐसी सहूलत उनको देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसका वो सोच भी नहीं सकते। के अंदर खाते आपको पहले से ही पता चल गया था कि अब की बार मुझे संसद में नहीं विधानसभा में जाना। उनसे ये कहें कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, कहेंगे क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिली। तो इसका मतलब ये कि केवल और केवल टिकट के लिए आप पार्टी के अंदर हैं। रीता दुग्गल बातों ही बातों में एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। या इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बता दिया अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में। देखते हैं चुनाव मैदान में जो भी आएगा तो हम दो हाथ करेंगे। हम लड़ते, देखिए हम लड़ने वाले जो हैं सिपाही हैं। तो लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा काफ़ी मतों से जीत के गई है, तो ऐसे में उस लीड को आप कैसे कम करेंगे? अपना काम अच्छा करो, अपनी लकीर को बड़ा करो, दूसरा कोई क्या करता है उसकी तरफ ज़्यादा ताक झांक मत करो। आपकी पार्टी आखिरकार संविधान क्यों बदलना चाहती है? जो है वो चुनाव लड़वाना चाहती है या नहीं लड़वाना चाहती है, हम लोग तो केवल और केवल आदेश का पालन करते हैं। अब आपकी पार्टी की तरफ से उन तमाम किसानों को मना लिया गया है या फिर वो जो विरोध था वो अभी भी बरकरार है? लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये कि रूठना मनाना तो देखिए जब आप किसी राजनीतिक पार्टी में है तो चलता रहता है। जिस प्रकार से जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी थी, ऐसी ही इस्तीफों की झड़ी बीजेपी में भी लग जाएगी। कितना नुकसान मानते हैं? हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि कमल का फूल वहाँ पर खिल पाता, लेकिन हमने मेहनत की और हमने काम किया। सिरसा से पूर्व सांसद की बात करें या फिर रतिया विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमाने वाली सुनीता दुग्गल की बात करें तो आज वो हमारे साथ मौजूद है। दुग्गल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लोहान जी। मैडम जी, आखिरकार कैसे गोटी फिट किया आपने। आप जिनकी जगह पे आए हैं उनके तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से जो है डिसिप्लिन के साथ पार्टी में काम करना है। तो आप ये देखिए कि 2019 के अंदर मैं लोकसभा की सांसद का जो है मैंने चुनाव लड़ा और उसके बाद मैं सांसद भी बनी और पूरी मेहनत के साथ मैंने पूरे इलाके में काम किया। और फिर भी पार्टी संगठन ने 2024 के अंदर मुझे लोकसभा की टिकट नहीं दी, लेकिन मैंने जिसको भी टिकट दी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने काम किया। अब वो अलग बात है कि हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि कमल का फूल वहाँ पर खिल पाता, लेकिन हमने मेहनत की और हमने काम किया। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पार्टी संगठन जो है वो उसमें सबसे पहले जो है रायशुमारी होती है धरातल पर और उसके बाद फिर प्रदेश की जो चुनाव समिति है उसके अंदर पूरा डिस्कशन होने के बाद, मंथन होने के बाद फिर जो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है वहाँ पर जो है इस बात का समीक्षा करके निर्णय लिया जाता है कि किसको चुनाव मैदान में उतारना है। तो अगर मुझे यहाँ से रतिया से चुनाव मैदान में उतारा गया है तो मुझे लगता है कि जो पूर्व के हमारे विधायक हैं उनको जो है वो पार्टी के संगठन के साथ चलना चाहिए था। लेकिन अगर आप उनसे पूछें तो वो ये कहेंगे कि आप उनसे ये कहें कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, कहेंगे क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिली। तो इसका मतलब ये कि केवल और केवल टिकट के लिए आप पार्टी के अंदर हैं। संगठन या के एक जन सेवा, उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। जिस पार्टी में आपको टिकट मिलेगी उस पार्टी में आप जाओगे, जहाँ से टिकट नहीं मिलेगी तो फिर नहीं जाओगे। लेकिन दुग्गल जी, वो तो कहते हैं कि जनता का सहयोग मेरे साथ था, जनता का समर्थन मेरे साथ था, जनता की भावनाएं मेरे साथ थी और वो भावनाएं आहत हुई हैं। जी देखिए, जनता की जो है भावनाएं और जनता का साथ तो मेरे साथ भी लोकसभा में 3,20,000 से मुझे जिताया था, जिसके अंदर से अगर मैं रतिया विधानसभा की बात करूँ तो 41,000 से मुझे लीड मिली थी वहाँ पर। और 2014 के अंदर भी जबकि मुझे कोई नहीं जानता था और मैंने जो है राजनीति के अंदर पदार्पण किया तो भी रतिया की जनता ने मुझे 50,500 वोट दिया था। केवल और केवल 435 वोट से मैं जीत नहीं पाई थी वो सीट। तो ऐसे उसमें ये कह देना कि अगर वो विधायक बन गए हैं तो उसके बाद अब जनभावनाएं केवल और केवल उनके साथ ही हैं और हम लोगों के साथ कोई जनभावना नहीं है, जबकि हम सांसद भी थे और पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम भी किया, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति है। वैसे गोटी कहाँ फिट की है, दिल से बताइए। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, कौन सी गोटी कहाँ, कौन सी गोटी फिट हुई? गोटी का मतलब कि आप उनको पीछे छोड़ गए और आप काफी आगे निकल गई। आपको ये मेरा वहाँ से विधानसभा के लिए जो हमारी पार्टी ने चयन किया है तो आपको ये आश्चर्यजनक लग रहा है? मैं पूछ रही हूँ आपसे। वो बोल रहे हैं कि कमाल की बात है कि एक बाहरी को यहाँ पे मौका दे दिया। आप भी बुद्धि विवेक रखते हैं, आप बताइए
कि आपको लगता है कि मैं सांसद थी वहाँ पर और पार्टी ने मुझे वहाँ से जो है वो कमल का फूल का जो चुनाव चिन्ह दिया है, मुझे वहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात होगी, आपको लगता है? नहीं, आश्चर्यजनक तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब कोई भी सांसद होता है तो तमाम 9 की 9 विधानसभा में उसको जाना होता है और लोग उसके संपर्क में होते एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जब सांसद होते हैं तो 9 विधानसभा आपके अंडर होती हैं और 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर आपका जो है एक तरह से वहाँ की जनता आपको जो है वो आशीर्वाद देती है। तो ऐसे उसमें ये भी पॉसिबल नहीं है कि 9 की 9 विधानसभाओं में मैं अपना घर बनाऊँ, है ना? तो घर तो एक ही जगह पे होगा ना। तो ऐसे उसमें ये कह देना कि एक लोकसभा का सांसद अपनी किसी भी विधानसभा से अगर वो चुनाव लड़े तो वो बाहरी है, मुझे लगता है ये एक सिर्फ जो है एक्सक्यूज़ है, लेम एक्सक्यूज़ इसको हम बोलेंगे जी। दुग्गल जी, वैसे आपको पहले से ही आभास था जब आपकी 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटी, तो क्या अंदर खाते आपको पहले से ही पता चल गया था कि अब की बार मुझे संसद में नहीं विधानसभा में जाना है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ एंड बट में नहीं जाता। हम अपना काम करते हैं। मुझे आप देखिए कि जो हमारी जो क्या चुनाव समिति की जो है हमारी समिति है, उसका मुझे सदस्य बनाया गया। हमारी प्रबंधन जो समिति है उसका मुझे सदस्य बनाया गया। हमारा मैनिफेस्टो जो है उसकी कमेटी है उसका मुझे सदस्य बनाया गया। तो इन 3 समितियों में रहते हुए बहुत काम होता है। तो मुझे तो इस बात का कहीं कोई आभास भी नहीं था कि पार्टी मुझे जो है वो चुनाव लड़वाना चाहती है या नहीं लड़वाना चाहती है। हम लोग तो केवल और केवल आदेश का पालन करते हैं। हम एक अनुशासित सिपाही हैं, तो हमें आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और जब हमें लोकसभा के उसमें ये आदेश हुआ था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हमने जिस भी कैंडिडेट को हमारी पार्टी ने जो है वो कमल का फूल दिया, हमने उसके साथ भरपूर काम किया। पूर्व विधायक ने, अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब मैं कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ूंगा, यानी कि आपके सामने आपके ही पुराने साथी चुनावी मैदान में होंगे। तो ऐसे में कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो है वो टिकट्स अनाउंस की हैं। केवल और केवल शायद 31 टिकट्स उन्होंने अनाउंस की हैं। तो रतिया की जो सीट है अभी बाकी है और देखते हैं चुनाव मैदान में जो भी आएगा तो हम दो हाथ करेंगे। हम लड़ते, देखिए हम लड़ने वाले जो हैं सिपाही हैं, हम जो हैं डरने वाले सिपाही नहीं हैं, हम लड़ने वाले सिपाही हैं। और जो भी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ रतिया की जनता को आपके माध्यम से, कि सुनीता दुग्गल के ऊपर 10 साल की राजनीति में कोई एक छींट जितना भी दाग नहीं है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि सुनीता दुग्गल आपको कहीं पर भी जुए में, सट्टे में, शराबबाजी में, भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त नहीं मिलेगी। सुनीता दुग्गल की राजनीति केवल और केवल जन सेवा की राजनीति है। हाँ, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, आपके बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें और सही रास्ते पे चलें। ये सुनीता दुग्गल की कोशिश रहेगी ताकि हमारा इलाका जो है वो विकास की गति की तरफ तेज़ गति से बढ़े। सुनीता दुग्गल बातों ही बातों में एक तीर से 2 शिकार कर रही हैं, या इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बता दिया अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में। देखिए, मैं तो केवल अपने बारे में कहना जानती हूँ और अपने बारे में ही कहना चाहती हूँ। मुझे नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे तो यही आता है और जो मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से सीखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, इन सब से मैंने यही सीखा है कि अपनी लकीर को बड़ा करो, कि अपना काम अच्छा करो, अपनी लकीर को बड़ा करो, दूसरा कोई क्या करता है उसकी तरफ ज़्यादा ताक झांक मत करो। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा काफ़ी मतों से जीत के गई है, तो ऐसे में उस लीड को आप कैसे कम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में अलग तरह के मुद्दे होते हैं और विधानसभा चुनाव में अलग तरह के मुद्दे होते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आया लोकसभा के चुनाव में, उसकी हमारी पार्टी ने समीक्षा की, विश्लेषण किया और उसके बाद कहीं पर ये नज़र आया कि कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो वहाँ पर उस तरह के सुधार भी किए गए। मुझे जहाँ तक लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं कि जो आम जनमानस को जो है वो विकास की ओर ले जाने वाले हैं। आप किसी भी परिवार के जो है सदस्य से पूछ लीजिए, आप किसी भी परिवार में चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूरे हरियाणा में परिवार ऐसा होगा जिसको सरकार की किसी ना किसी एक छोटी से छोटी चाहे योजना हो, लेकिन उसका लाभ ज़रूर मिला होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सब जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, आप देखिए कि किस तरह से वो लोकप्रिय हमारे नेता हैं और सभी के जनमानस के साथ किस तरह से रात को 12-12, 1-1 बजे तक उनका संवाद चलता रहता है। और अभी जिस तरह से उन्होंने जो घोषणाएं की हैं,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल हरियाणा ऐसा है जिसके अंदर सबकी सब फसलों के ऊपर एमएसपी जो है उन्होंने घोषित की है। हरियाणा के अंदर लेकिन कांग्रेस के लोग तो कहते हैं उनको कि ये घोषणा मंत्री है। कांग्रेस को सबने आजमा कर देख लिया है, उनको बहुत बुरी तरह से, अब मैं कह रही हूँ कि एक सत्ता को पाने की भूख लगी हुई है और उसी के अंदर वो बढ़ चढ़कर एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। उनका अपना संगठन ही आप देखिए, कितने नेता उनके ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, दूसरा नेता चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा किसी भी बात से कोई सरोकार है, जनसेवा से कोई सरोकार नहीं। दुग्गल जी, एक बात और बड़ा अहम मुद्दा लोकसभा चुनाव में था और अभी भी वो बरकरार है। आपकी पार्टी आखिरकार संविधान क्यों बदलना चाहती है? हमारी पार्टी तो संविधान का अक्षरशः पालन कर रही है। संविधान बदलने का काम बल्कि कौन कर रहा था? कांग्रेस। इमरजेंसी किसने लगाई? उस समय में सबको मालूम है कि किस तरह से जो है गला घोंट दिया था मीडिया का भी, और किस तरह से नेताओं को ठूस ठूस कर जेलों के अंदर भरा गया था। तो संविधान को अगर खतरा है तो वो कांग्रेस पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान का अक्षरशः पालन करती है। दुग्गल जी, अभी हम खेतों में मौजूद हैं और जब खेतों की बात आती है तो निश्चित रूप से किसानों की बात आती है। तो लोकसभा चुनाव के दौरान किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म था और यही वजह कि कुमारी शैलजा जो इतने ज़्यादा वोटों से जीत पाई है उसमें कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा योगदान था, उस आंदोलन का योगदान था। तो आपको क्या लगता है, अब आपकी पार्टी की तरफ से उन तमाम किसानों को मना लिया गया है या फिर वो जो विरोध था वो अभी भी बरकरार है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो वो 3 कानून आए थे उसकी वजह से हमारे किसान भाई जो हैं वो परेशान थे और हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन तीनों कानूनों को वापस लिया। पहली बात कि वो तीनों कानून वापस हुए और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने अपने मन की भड़ास को निकाल लिया। अब मुझे लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं तो अब जो है जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए सब की सब फसलों के ऊपर एमएसपी दिया जाएगा और आप देखिए सरपंच भाइयों के लिए 21 लाख का स्लैब किया गया है और ऐसी ऐसी सहूलत उनको देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिसका वो सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि किसान भाई हमारे साथ हैं और किसानों का पहले जिस तरह से शोषण हुआ, 2-2 रुपए के चेक उनको दिए गए, आज की तारीख में आप ये देखिए कि जो एक गरीब से गरीब किसान है उसको भी 6,000 रुपया एक साल के अंदर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहा है। और इस इलाके में तो खासकर मैं कहूँ कि चाहे तो हम जो है कंपनसेशन की बात करें, चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें, बहुत पैसा जो है वो सरकार की तरफ से किसान भाइयों को मिला है। कभी 400 पार का नारा दिया गया, कभी 75 पार का नारा दिया गया, अब की बार सुनीता दुग्गल क्या नारा देंगे? सुनीता दुग्गल केवल और केवल विकास का नारा देगी और मैं विश्वास दिलाती हूँ रतिया की जनता को कि मैं रतिया को एक जैसे छोटा बच्चा जो है ना उसको कोई संभालता है ना, उस तरह से अपने छोटे बच्चे के जैसे संभालूंगी इस इलाके को। और हमारे बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें, उसके लिए सभी संस्थाओं के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर और जो बच्चे इसमें हैं उनके माँ बाप के साथ मिलकर इस इलाके को हम नशे से मुक्त करेंगे। घग्गर नदी जो है उसको कैसे साफ़ किया जाए ये मेरी कोशिश रहेगी। एजुकेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, एजुकेशन हब ये बने, हमारे बच्चे खूब पढ़ाई लिखाई करके जो है वो जो है डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, ये मेरी कोशिश रहेगी। वहीं अगर हम बात करें मुद्दों की तो इस इलाके में नशे का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। तो 10 साल आपकी सरकार थी, तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही, क्यों आखिरकार नशे पे कंट्रोल नहीं हो पाया? देखिए, नशे पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं सांसद थी तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी जो है ना इस बात को बड़ी पुरजोर तरीके से मैंने उठाया था और उसमें में हमारे जो है पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी भी बैठे थे और उसके तुरंत बाद जो है इसके ऊपर बल्कि डिबेट भी हुई थी 193 के अंदर नशे के ऊपर। तो उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ के अंदर आसपास के सभी मुख्यमंत्री और उनके जो मुखिया हैं, डीजीपी हैं जो पुलिस के, उनकी मीटिंग ली थी और नारकोटिक ब्यूरो बनाया था। और आप देखिए कि हरियाणा के अंदर खासकर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने डबवाली को जिला बनाया। तो इस तरीके से और इसके साथ साथ जो भी इसके अंदर लिप्त पाए गए उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया गया, उनको उनके दांत खट्टे किए गए और जो है उनको अंदर किया गया। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन अब क्योंकि मेरी जो विधानसभा है रतिया और उससे मुझे जो पूरा आशीर्वाद मिलेगा रतिया की जनता का, एक विधायक बनके मैं हरियाणा सरकार के अंदर मेरी क्योंकि दखलंदाजी होगी तो मैं ज़रूर और भी ज़्यादा पुरजोर तरीके से इसको हम कैसे दूर कर सकें नशे को, ये मेरी कोशिश रहेगी। दुग्गल जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि हरियाणा की कद्दावर नेता हैं सुभाष बराला जी
और जैसे ही टिकट दी गई देवेंद्र बबली को तो वो कुछ नाराज़ थे। हालांकि नायब सैनी भी आए थे मनाने के लिए और आप भी अंदर बैठ के कुछ गोटियां फिट करके गई हैं, क्योंकि आपकी भी इलाके के साथ लगता है इलाका और वो बड़े नेता हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको मना लिया गया है और आपके लिए वो कैसी भूमिका निभाएंगे? देखिए, माननीय सुभाष बराला जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही पुराने नेता हैं और उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को यहाँ पर जो है वो कमाया है और वो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो टोहाना से विधायक भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और फिलहाल में वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। जो यहाँ पर टिकट वितरण जो हुआ है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिन कैंडिडेट को जिनके साथ उनका मुकाबला रहा, तो आप अगर वही कैंडिडेट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आए हैं तो एक स्वाभाविक बात है, एक ये मानव प्रकृति है कि आपको इस बात को लेकर थोड़ा तकलीफ होती है ज़रूर। ये स्वाभाविक बात है, हर किसी को होती है। खुल के बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल खुल के बोल रही हूँ, हाँ मैं बिल्कुल खुल के बोल रही हूँ। ये स्वाभाविक सी बात है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके साथ कोई और भी जो है आपका और एक साथी और है और वो आपका स्थान ले ले और आपको जो है तो इस बात को लेकर थोड़ा तो कष्ट होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और उन्होंने भी उनसे बात की है और माननीय सुभाष बराला जी ने सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष ये बात कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो आप सब लोगों ने अनुशासन में रहते हुए मेहनत करनी है और काम करना है और कमल का फूल खिलाना है। अंतिम सवाल मैम जी, एक टिकटें वितरण करने के बाद बीजेपी के द्वारा जैसी 67 सीटों का आवंटन किया गया तो उसके बाद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस प्रकार से जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी थी ऐसी ही इस्तीफों की झड़ी बीजेपी में भी लग जाएगी। कितना नुकसान मानते हैं आप? देखिए, जब इतनी बड़ी पार्टी होती है ना तो उसके अंदर इस तरह की जो हैं वो घटनाएं होना वो स्वाभाविक सा है। लेकिन हमने बहुत से अपने कार्यकर्ताओं को मना लिया है, बहुत से कार्यकर्ताओं को हम मना भी रहे हैं और लेकिन मनाने के बाद भी अगर कोई एक दो कार्यकर्ता रूठ जाता है तो मुझे लगता है कि पार्टी धीरे धीरे जो है वो कोशिश करेगी कि उसको फिर से हम वापस अपनी पार्टी में ला सकें। तो लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये कि रूठना मनाना तो देखिए जब आप किसी राजनीतिक पार्टी में है तो चलता रहता है। चलता रहता है। ये है हरियाणा की कद्दावर नेता और साथ ही साथ पूर्व सांसद और रतिया से ताल ठोकने वाली, और इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि मैं जिस प्रकार से लोकसभा में रहते हुए काम करती थी उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर मन लगाकर जनता की तमाम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना कि यहाँ की जो नशे की सबसे बड़ी समस्या है वो हमेशा इनको परेशान करती रहती है, चिंतित करती रहती है और युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए, नशे से दूर रखने के लिए और रतिया में कमल खिलाने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाएंगी। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इसी पार्टी के पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारती है, और अगर वो चुनावी मैदान में उतारती है तो रतिया का मुकाबला काफ़ी रोचक होगा और क्या सुनीता दोगल उनको पटकनी देने में कामयाब हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।